पिछली क्लास में मुझे याद है हम लोगों ने मेरे ख्याल से वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चंस किए थे और कुछ पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है उस पर बात करेंगे। इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे, जो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, और उसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बात करेंगे। सो लेट्स सी कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग। सो फोर्स हैज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स का जो वैल्यू है F इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन dr। ये u जो है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये रिलेशन है। So consider a particle moving in conservative force field. Suppose it undergoes displacement dr from point 1 to 2 while conservative force Fc acts on it. तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक कंजर्वेटिव फोर्स Fc लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है 1 से 2 तक मूव कर रहा है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है dr है, और इस दौरान राइट, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन dr एंड Fc और dr के बीच में एंगल थीटा है। As particle undergoes a displacement dr, let du be the change in potential energy। मान लो यहाँ से 1 और 2 के बीच में जो potential energy का change है, that is du, और dwc is work done by conservative force। ठीक है, तो ये work done by conservative force हो गया। Now from definition of change in potential energy, so change in potential energy is negative of work done by conservative force। तो ये हम लोग पहले भी किए हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। सो इसी को अगर हम लोग आगे लिखें, माइनस Fc डॉट dr हो जाएगा। ठीक है, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट कंजर्वेटिव फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ निकालेंगे तो F डॉट dr F dr cos थीटा होता है, तो माइनस ऑफ Fc dr cos थीटा हो गया, और Fc cos थीटा माइनस du बाई dr हो गया। Fc cos थीटा क्या हो गया? कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। Fc cos थीटा इज बेसिकली कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। सो कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ du अपॉन dr। ठीक है, सो that is what force is equal to minus of du upon dr। तो ये जो force है, this is along the displacement basically। एक क्वेश्चन करते हैं based on this। 38 क्वेश्चन है, a particle is free to move along a straight line at any instant, its potential energy is given by u is equal to minus a by r। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, u इज इक्वल टू माइनस ए बाय आर। सो हमें कंजर्वेटिव फोर्स अगर निकालना है, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, सो Fc इज इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन dr। तो डिफरेंशिएशन, नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ a अपॉन r विथ रिस्पेक्ट टू r। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस a 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में। 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय आर स्क्वायर होता है, तो माइनस ऑफ ए माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, तो दिस इज ए अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग को बता दें, 1 बाय आर रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में माइनस ऑफ n बाय आर रेज टू द पावर n प्लस 1 होता है। तो उसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू आता है। अच्छा, u माइनस ए बाय आर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस ए बाय आर स्क्वायर। u का वैल्यू माइनस ए बाय आर दिया हुआ। ठीक है, तो ये फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बाय आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस सर।
एक और क्वेश्चन इस पे बेस करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है, कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड हाइट h इज गिवन बाय, so gravitational potential energy is equal to mgy. Find the expression of gravitational force. So gravitational force will be minus of ug dug upon dy. So negative of differentiation of potential energy with respect to y. So negative of differentiation of mgy with respect to y. ठीक है, तो mg तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा mg, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, तो फोर्स इज माइनस ऑफ mg। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज माइनस mg। माइनस mg बेसिकली तुमको डायरेक्शन बता रहा है। ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा, ये डायरेक्शन बता रहा है। समझ आ गया? Yes. Yes, sir. अब हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर अ बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो। ये हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना, सब बैलेंस हो जाएगा, तब उस केस में वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, जितना फोर्स लेफ्ट लग रहा है उतना राइट के तरफ अगर लग जाएगा, दोनों फोर्सेस अगर इक्वल है, जो लेफ्ट के तरफ फोर्स है वो राइट के तरफ जो फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, मतलब लीनियर मोशन कुछ भी नहीं होगा। सो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस वी हैव कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो जो हमारा, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब नेट कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, तो उस केस में, और कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स जीरो है। सो डी यू बाई डी एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये जो है दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब डी यू अपॉन डी एक्स will be equal to zero. So there are three types of equilibrium. One is called stable equilibrium, unstable equilibrium, or neutral equilibrium. ठीक है, so these are the three types of equilibrium: stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. So सबसे पहला stable equilibrium. So if a particle displaced slightly from its equilibrium position is brought back to initial position by a force, then particle is said to be in stable equilibrium. ठीक है, so स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब कहलाता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा भी अगर हम डिस्प्लेस करें, तो अगर वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए बाय रिस्टोरिंग फोर्स, तब उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। तो वही लिख रहा है, इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज ब्रॉट बैक टू इनिशियल पोजीशन, जहां से हम लोग डिस्प्लेस किए हैं वहां पे वापस एक फोर्स उसको लेकर आता है, तब वो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। एट पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम एज कंपेयर टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। तो आसपास के सराउंडिंग से उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखो, पहला कंडीशन तो है ही कि डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा। दूसरा कंडीशन ये कि वहां पे जो आसपास के एनर्जी से उसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ अ बाउल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम इसको अगर इधर लेके जाओगे तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको इधर वापस लेके आएगा, उसी तरह इधर ले जाके रखोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस इस डायरेक्शन में लाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और इन पे जो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप कंपेयर करोगे, तो बिकॉज ये थोड़ा हाइट पे है, ये ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन 1 हाइट पे है, ये पोजीशन 2 भी हाइट पे है, तो ये जो पोजीशन है ना, जो जीरो पे है या ओ पे हम कह रहे हैं,
तो ये पोजीशन बेसिकली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो आसपास के रीजन में, नेबरहुड रीजन से सबसे कम पोटेंशियल इस पॉइंट का है पोटेंशियल एनर्जी, तब हम उसको बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। सो एट अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पहला तो क्या चीज चाहिए, फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, du बाई dx इज इक्वल टू 0, और पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल, अगर हम लोग जब मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कर रहे थे तो हम लोगों ने ये किया था मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर आप लोग को याद होगा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए कोई भी फंक्शन एक मिनिमम फंक्शन तब होता है जब, पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो हम लोग को u को मिनिमाइज करना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखना है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने के लिए तुम्हारा du बाई dx 0 के बराबर होना चाहिए, और ये मिनिमम है ये चेक करने के लिए dtu बाई dx स्क्वायर, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये मिनिमा का कंडीशन होता है। मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा, du बाई dx 0 के बराबर और d2u बाई dx स्क्वायर नेगेटिव होता है वहां पे। तो मिनिमम होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डबल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब ये जो u को डिफरेंशिएट करके जो भी फंक्शन मिला उसको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डिफरेंशिएट करके वो पॉजिटिव वैल्यू आता है तब फिर हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उस पॉइंट पे, और अगर यही नेगेटिव वैल्यू आता उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता। तो du बाई dx 0 दोनों केस में होता है, मैक्सिमा के केस में भी होगा और मिनिमा के केस में भी होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? मैक्सिमा होगा तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, और मिनिमा अगर है तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। सो हम लोग क्या क्या चीज चेक करेंगे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के पहले तो सबसे पहला कि कभी इधर उधर डिस्प्लेस किया तो इनिशियल पोजीशन पे वापस एक रिस्टोरिंग फोर्स उसको लेकर आना चाहिए, और स्टेबल इक्विलिब्रियम के पास उस समय जो नेट फोर्स है, नेट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि du बाई dx 0 के बराबर होगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना है तो d2u बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव होना होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन अगर देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 होता है, इस पॉइंट पे एफ सी इज इक्वल टू 0 ही होगा, बट अगर तुम थोड़ा भी इसको डिस्प्लेस करोगे इधर या इधर तो ये परमानेंटली जो है मूव करता हुआ नीचे आ जाएगा, मतलब ये वापस अपने पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा, ये परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग बेसिकली ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, कि हल्का सा भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा, वो वापस अपना रिस्टोरिंग फोर्स से वापस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे तो 0 है, इक्विलिब्रियम के लिए तो हमेशा नेट फोर्स 0 होगा इस पॉइंट पे, राइट? बट जैसे ही आपने इसको डिस्टर्ब किया, इस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जो कि उसको परमानेंटली इसको डिस्टर्ब करता चला जाएगा। सो फोर्स 0 होगा, du बाई dx 0 होगा, बट इस पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आसपास के पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगा, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैक्सिमम होने के लिए मैंने बोला था कि डबल डेरिवेटिव करेंगे dtu बाई dx स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मिनिमम के लिए पॉजिटिव और मैक्सिमम के लिए नेगेटिव होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख रखा है कि इफ अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज पुश्ड फर्दर अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो अगर इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर पुश कर दें थोड़ा सा, देन पार्टिकल इज सेड टू बी from initial position by a force, then particle is said to be in unstable equilibrium. Now at position of unstable equilibrium, potential energy of particle is maximum as compared to immediate surrounding. आसपास के neighboring point से इस point का potential energy सबसे ज्यादा होना चाहिए। A body on top of the bowl, जैसे यहाँ बाउल के ऊपर रख दिया, इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये नीचे लुढ़क के आ जाएगा।
So at point of unstable equilibrium, force is 0, du by dx is 0 and d2u by dx square is negative. अब तीसरा कंडीशन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर तुम एक पार्टिकल को डिस्प्लेस करके कहीं और ले जाके रखो तो वहीं पे रह जाएगा, वो ना तो वापस आएगा ना आगे जाएगा, वो उस पॉइंट पे दूसरा इक्विलिब्रियम, मतलब वो पॉइंट भी उसके लिए इक्विलिब्रियम ही हो गया, वो वापस उसी पॉइंट पे रह जाएगा इक्विलिब्रियम पे. So when a particle is slightly displaced its initial position from its initial position, if it continues to be in displaced position, it is said to be in neutral equilibrium. स्टेबल वाले में अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे थे तो वो वापस उधर आ जा रहा था. अनस्टेबल वाले में अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे थे तो वो फर्दर आगे चलता चला जा रहा था, राइट. मतलब इक्विलिब्रियम केस उसका खत्म हो गया. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर हम लोगों ने इसको आगे यहाँ पे मूव किया तो वहां पे फिर से एक दूसरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेता है. फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, मान लो एक बॉल है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया तो यहीं पे रह जाएगा, यहाँ पे फिर से इक्विलिब्रियम में रहेगा. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए, डी यू बाई डी एक्स भी जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव ना हो कि जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू जीरो के बराबर होगा. सो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा. तो वहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, और यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए. मतलब आसपास के नेबरिंग पॉइंट पे भी सेम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes, sir. Now potential energy curve and equilibrium. So consider below shows, figure below shows variation in potential energy U of a particle that can move along x-axis. So at A potential energy is minimum. ठीक है, तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है. तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पॉइंट है, और यहाँ पे भी डी यू बाई डी एक्स जीरो है और यहाँ पे भी डी यू बाई डी एक्स जीरो है, क्योंकि इसका जो टेंजेंट बनाओगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. तो इस पॉइंट ए पॉइंट पे भी डी यू बाई डी एक्स जीरो है, बी पॉइंट पे भी डी यू बाई डी एक्स जीरो है. डी यू बाई डी एक्स जीरो है का मतलब ए पॉइंट पे भी फोर्स जीरो है और बी पॉइंट पे भी फोर्स जीरो, क्योंकि एफ इज इक्वल टू, हम लोग स्टार्ट ऑफ द क्लास में ही देखे, डी यू बाई माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स होता है. तो अगर डी यू बाई डी एक्स जीरो है तो फोर्स भी यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे भी फोर्स जीरो होगा. जब फोर्स जीरो हो गया तो मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब स्टेबल है या अनस्टेबल कैसे पता चलेगा? आसपास के नेबरिंग पॉइंट से ये मिनिमम पोजीशन है पोटेंशियल एनर्जी का, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है. और आसपास के पोटेंशियल एनर्जी से इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसीलिए इस केस में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा. सो एट ए पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम as compared to its immediate surrounding, therefore position x corresponding to A is position of stable equilibrium. तो stable equilibrium यहाँ पे ये मान लो x is equal to A पे है, और यहाँ पे stable equilibrium, unstable equilibrium x is equal to B पे हो गया, कोई और position पे हो गया. So at B potential energy is maximum as compared to immediate surrounding, therefore position x corresponds to n in position of unstable equilibrium. Now direction of conservative force. Consider a particle constrained to move along x-axis. Let Fx is conservative force along the x-axis, and du by dx is potential energy of particle at any position x. So F is equal to, we know in one dimension conservative force is minus of du by dx. So du by dx is slope of ux graph. तो ये अगर कर्व हम लोग देखें
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, इस पॉइंट ए पे अगर इसका स्लोप निकालोगे, मतलब स्लोप का मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट जो यहाँ पर से एंगल बना रहा है उसका tan थीटा, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ भी स्लोप 0 है और यहाँ भी स्लोप 0 है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे स्लोप जो है, इस पॉइंट पे जो ए पॉइंट है यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नेट फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसमें आप देखोगे du by dx इज स्लोप ऑफ ux ग्राफ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच का जो ग्राफ है उसका स्लोप बताता है du by dx। fx इज माइनस ऑफ स्लोप ऑफ ux ग्राफ। अब ए पोजीशन पे जैसे हम बात कर रहे हैं, इस ए पोजीशन पे यहाँ पे जो आप टेंजेंट बनाओगे उसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। सो यहाँ पे देखो du by dx ए पॉइंट पे नेगेटिव है, du by dx नेगेटिव है और फोर्स माइनस du by dx होता है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में देखा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो fx क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। सो फोर्स डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब फोर्स अगर पॉजिटिव हो गया तो मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, तो जनरली पोजीशन पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स रिपल्सन, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रिपल्सन होगा ए पॉइंट। अब बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे यहाँ पे जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एंगल कितना बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बना रहा है जो टेंजेंट एक्स एक्सिस से बनाएगा। तो इस केस में du by dx 0 होता है, तो du by dx 0 है मतलब कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब du by dx 0, fx इज माइनस du by dx, और आसपास के नेबरिंग पॉइंट से बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है एज कंपेयर टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, देयरफॉर बी पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ए और बी का क्लियर हो गया। अब हम लोग सी पे आते हैं। सी पॉइंट पे जैसा कि अगर आप इसका टेंजेंट बनाते हो सी पॉइंट पे, वो टेंजेंट जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, वो एक्यूट एंगल बना रहा है और उसका tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे जो स्लोप है सी पॉइंट पे du by dx पॉजिटिव है, तो फोर्स बिकॉज माइनस du by dx है तो फोर्स नेगेटिव हो गया। फोर्स नेगेटिव हो गया मतलब फोर्स इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड जनरली नेगेटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको अट्रैक्शन बोलेंगे। डी पॉइंट पे आते हैं, फिर से डी पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, du by dx 0 है, इसका मतलब फोर्स भी 0 है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर आसपास के पॉइंट से कंपेयर करोगे, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है डी पॉइंट का, so at D potential energy is maximum in comparison to immediate surrounding, therefore D is a point of unstable equilibrium। अब हम लोग E पॉइंट पे आते हैं, है ना, E पॉइंट पे देखो यहाँ पे du by dx तो 0 है, तो इक्विलिब्रियम है, और आसपास से कंपेयर करो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब E जो पॉइंट है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। सो स्लोप ऑफ पोजिशन, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, यहाँ पे du by dx 0 है ये पॉइंट पे, और जो fx है फोर्स है वो माइनस du by dx 0 के बराबर होगा, पार्टिकल यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा। सो इन इमीडिएट सराउंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, thus पोजीशन E is position of neutral equilibrium position। Now अब मैकेनिकल एनर्जी, सो दो तरीके का एनर्जी होता है जो हम लोग को पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, काइनेटिक एनर्जी इज एन एनर्जी रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और एक ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसके पोजीशन पे जो एनर्जी डिपेंड करता है
उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करते हैं या इलोंगेट करते हैं तो इसको करने से हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं, उसके शेप को चेंज कर रहे हैं। शेप को चेंज करने की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और जो हम वर्क डन करते हैं इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, कोई भी चीज को अगर इलोंगेट करना है या कंप्रेस करना है, तुमको अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब तुम वर्क डन करते हो उस फोर्स के अगेंस्ट, राइट, तो तुम एक वो उसमें दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वो वर्क डन क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो एनर्जी है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अगर आप एक बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हो, मतलब उसके शेप को चेंज करते हो, तो जो वर्क डन आप करते हो उसके शेप को चेंज करने के लिए, वो वर्क डन उसको उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के वजह से या स्पीड के वजह से जो एक फोर्स आएगा, उस सॉरी जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है। और उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्म है जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे है उसको उठा के हम किसी हाइट तक ले जाके रख देते हैं, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो फॉर्म में होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों की वजह से है, एक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, या शेप को चेंज करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और अगर पोजीशन को चेंज करने से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी is equal to potential energy plus of काइनेटिक एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखें, मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U प्लस K, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो mechanical energy is kinetic energy plus potential energy. It depends on frame of reference, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, तो उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करेगा। हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग हाइट कैलकुलेट करते हैं। सो इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। सो टू केसेस आर पॉसिबल, तो या तो U जीरो और K जीरो, U भी जीरो और K भी जीरो, या U माइनस K के बराबर। भाई सम ऑफ टू थिंग इज जीरो, मतलब या तो ये दोनों आप इंडिविजुअली जीरो है तभी तो जीरो प्लस जीरो ये आ गया, या फिर ये दोनों एक दूसरे का साइन ऑपोजिट करके, जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम है बट साइन ऑपोजिट्स है। सो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज हाफ mv²। हमें पता है भाई ये जो स्क्वायर ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो मास है एक ऑब्जेक्ट का, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मास नेगेटिव हो नहीं सकता है, हाफ तो नंबर है, पॉजिटिव ही है। तो काइनेटिक एनर्जी मिला जुला के इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो we know that K is always positive, whereas U can be positive, zero or negative. So a case can arise when potential energy is negative but magnitude of potential energy is equal to kinetic energy. तो उस केस में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी -5 जूल है, तो टोटल एनर्जी उस समय जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी।
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये भी कर सकते हो, यू एफ माइनस यू आई, ठीक है, नेगेटिव ऑफ यू एफ माइनस यू आई, ठीक है। और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो ऑलरेडी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो तुमको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल और इनिशियल निकाल लेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी करके हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल लेंगे। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पूछा हुआ है तो हम लोग बस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल, या नेगेटिव ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। उसके अलावा ये तो ऑलरेडी हम लोग देखे भी थे ना, हम लोग देखे थे कि एफ सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर था, तो एफ सी डॉट डी आर इज माइनस ऑफ डी यू हो जाता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, नॉन कंजर्वेटिव, सारे फोर्सेस के वर्क डन को ऐड कर दो तो वो जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, जिसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, और हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ना अब आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस चैप्टर में। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एक है वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा है ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो न्यूमेरिकल बनता है सबसे ज्यादा इन्हीं दो टॉपिक से बनता है, बाकी थ्योरेटिकल चीजें हैं, पढ़ना है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, बट क्वेश्चन ज्यादा तुमको या तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मिलेगा या वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। So consider a body moving in some conservative force field at a certain point in the field. Let K is kinetic energy of body, U is potential energy of body, and E is total mechanical energy of the body. So according to principle of conservation of mechanical energy, if only conservative force act on the body, है ना, अगर बस कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ध्यान देना, इफ ये तुमको चेक करना पड़ेगा हमेशा कि अगर बस कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है सिस्टम पे, तब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल है, ठीक है। एक मिनट।
तो ये अब अगर इसका हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि एक टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा अगर जो सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव लग रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर याद करो हम लोगों ने किया था कि दोज फोर्सेस इन विच वर्क डन इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, मतलब वर्क डन जब हम लोग करते हैं अगर पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि अगर फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक हम लेके आते हैं, अलग अलग हम लोग पोजीशंस मतलब अलग अलग रास्तों से, लेट्स से अलग अलग वे से 1 से 2 फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे हम अगर एक ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, तो ये जो हम लोग को वर्क डन करना होगा फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जाने में, जो हम लोगों को नेट वर्क डन करना होता है। सो अगर ये वर्क डन इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से जाएं, इन ये सारे वर्क डन इक्वल ही है किसी भी पाथ से अगर हम फर्स्ट से सेकंड पोजीशन तक जाते हैं, तो उस केस में ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो था जो कि पाथ डिपेंडेंट था, वहां पे W1, W2, W3 तीनों अलग अलग होगा। और उसके अलावा एक और चीज था, कंजर्वेटिव फोर्स में जो अगर एक ऑब्जेक्ट को 1 से 2 पे ले जाएं और 2 से वापस 1 पे जो लेकर जाते हैं, तो अगर ये नेट वर्क डन इस दौरान 1 से 2 तक जा रहे हैं और 2 से वापस 1 पे जा रहे हैं, तो नेट वर्क डन अगर इस दौरान 0 हो जाता है, इस केस में है ना, W नेट अगर 0 हो जाता है तब ये कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। और अगर यही W नेट इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है। सो consider a body that moves in some conservative force field from point 1 to point 2, right? Now suppose its kinetic energy changes from K1 to K2 and its potential energy changes from U1 to U2. We know that work done by a conservative force in terms of the change in potential energy is given by U2 minus U1, that is minus of WC, right? So जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to negative of work done by conservative force. So from the work energy theorem, we know that work done by all the forces is change in kinetic energy K2 minus K1. और ये हम लोगों ने देखा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, है ना, क्योंकि बस कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक, बस हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि बस कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स U2 माइनस U1 क्या है, माइनस ऑफ WC है, तो U2 माइनस U1 माइनस ऑफ WC मीन्स माइनस ऑफ K2 माइनस K1। अब K1 इसको ओपन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस K2 प्लस ऑफ K1। K1 को उस तरफ लेके चले जाएंगे और U2 को इधर लेके आ जाएंगे बेसिकली, या फिर माइनस K2 को उधर लेके चले जाते हैं और U1 को इधर ले आते हैं, तो U1 प्लस K1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2, मतलब कि नेट मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू नेट फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी सेम है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, कंजर्व्ड, राइट। सो equation 3 implies that total mechanical energy remains constant, that is K plus U is equal to E, which is constant. So if only conservative forces act, तब उस केस में net mechanical energy is constant, ये हमेशा ध्यान में रहना है। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ पे होगा, बिकॉज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 होगा। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ माइनस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
सो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज, इसका मतलब क्या हो गया, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, उसी तरह अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा. सो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट. सो अगर यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, राइट. और यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू 0 है और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है ना. सो ये हमारा कंडीशन है. अब यहाँ पे मतलब इस लाइन पे लाई करेगा ये, जब हम कह रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, बट सम दोनों का सेम होगा. तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर k मिनिमम इज 0. मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी है 0 होगा, तो उस समय टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, बट टोटल एनर्जी जो है ये नेगेटिव हो सकता है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी कैन, ये इसको रहने दो, कंफ्यूजिंग है. सो ये बस ध्यान रखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट. अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो गया. सो इन अदर वर्ड्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कैन नेवर बी मोर देन टोटल एनर्जी, है ना. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या हो सकता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग कह रहे हैं u प्लस के इज इक्वल टू ई है, और जब k का जो मिनिमम वैल्यू है ये 0 होगा तो उस समय u का मैक्सिमम वैल्यू e के बराबर होगा. तो u का मैक्सिमम वैल्यू e के बराबर है तो e से ज्यादा कभी भी u का वैल्यू नहीं हो सकता है. उसी तरह जब u नेगेटिव है तो k इज ग्रेटर देन u. ठीक है, u नेगेटिव होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है उस केस में इट इज ग्रेटर देन u. ग्रेटर देन ई हो गया है ना. u नेगेटिव हो गया तो k का वैल्यू इज, मतलब k का वैल्यू मान लो 10 है, u -2 है, तो e का वैल्यू 10 - 2 8 होगा, तो k का वैल्यू e से ज्यादा होगा हमेशा. क्लियर है बच्चों. खैर इतना का जरूरत भी नहीं है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहने वाली बात हम लोग कर रहे हैं, उसको बस ध्यान में रखना. और कब कंजर्व करते हैं, जब बस कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट हो रहा है सिस्टम पे. ठीक है, दिस इज नॉट वेरी यूजफुल. अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो फिर आप लोग को क्लैरिटी हो जाएगी. सो अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए, यहाँ पर एक पार्टिकल है. सो पार्टिकल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए ऑफ अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABC. तो यहाँ से यहाँ एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ABC. ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है इस पे. हमें पता है फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है तो मतलब बस ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है नीचे की तरफ. ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो मतलब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स so since only conservative forces are acting on the system, so since only conservative forces are acting on the system, तो ये अगर जब it is pushed slightly towards right, find its speed when it reaches the point B. तो हम लोग को स्पीड निकालना है जब ये पॉइंट B पे पहुंच रहा है. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये पॉइंट B है, ठीक है, और ये पॉइंट C है. तो यहाँ पे हम लोग को स्पीड निकालना है, राइट. अब A पॉइंट पे
बिकॉज हम लोग यहाँ पे इसको बस पुश किए, पुश स्लाइटली, मतलब यहाँ पे स्पीड 0 है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड हम लोग को निकालना है। तो since only conservative forces are acting on the system, total mechanical energy is conserved here. So total mechanical energy is conserved ठीक है। तो total mechanical energy at A is total mechanical energy at B. Total mechanical energy at A मतलब kinetic energy at A plus potential energy at A, kinetic energy at B plus potential energy at B. Kinetic energy at A is equal to half mu square. Potential energy at A is equal to mgh1. Kinetic energy at B is half mv square. Potential energy at B is mgh2. U यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा। mgh1 मास इसका m ले लेते हैं, g का वैल्यू 10 है, h1 is equal to 1 meter, is half into mass m into v square plus m into 10 into h2 0.5। अब m कांस्टेंट है, m कॉमन है, सब में से कट कर देंगे, राइट। सो हमारा इक्वेशन बचेगा 10 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 प्लस 5। इसको इधर ले जाएंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 2 विच इज 10, ठीक। सो मतलब v इज इक्वल टू रूट अंडर 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे B पॉइंट पे जो स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे 52nd क्वेश्चन देखो। A load W is suspended from a self-propelled crane by a cable of length D. तो मान लीजिए एक वेट है ना, ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड क्रेन है, एक क्रेन है जो मूव कर रहा है, राइट। अब इसमें तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, और ये जो लेंथ है ये डी है। अब जब ये क्रेन, द क्रेन एंड द लोड आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट, तो ये कांस्टेंट स्पीड v नॉट से मूव कर रहा है, राइट, और ये आके यहाँ पे हिट करता है इसको, राइट, इस पोजीशन पे। सो क्रेन इज स्टॉप्ड बाय अ बम्पर, राइट, ये बम्पर पे आके टकराया, तो टकराने की वजह से ये वेट क्या है, ये आगे की तरफ मूव कर जाता है यहाँ पे। सो क्रेन इज स्टॉप्ड बाय द बम्पर, ठीक है, एंड द लोड ऑन द केबल स्विंग्स आउट। तो ये जो लोड है दिस स्विंग्स आउट, इट कम्स हियर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द लोड स्विंग्स, ठीक है, तो एंगल हम लोग को बताना है जिससे ये लोड स्विंग कर रहा है, ये थीटा। Now if the angle is 60 degree and d is equal to 5 meter, ठीक है, so if this angle theta is equal to 60 degree and d is equal to 5 meter, what was the initial speed of the crane, ठीक है। तो ये जाके यहाँ पे आके रुक जाता है, मतलब कि देखो यहाँ पे जो स्पीड रहा होगा इसका, है ना, ये जो स्पीड रहा होगा और इधर जो स्पीड है,
ठीक है, यहाँ पे जो फाइनल इस पोजीशन पे आया, यहाँ पे स्पीड यहाँ पे इसका कितना हो गया, लेट्स से यहाँ पे था, ये यहाँ पे आके स्टेशनरी हुआ है, राइट। तो ये कितने से ऊपर गया है, दिस वाज इक्वल टू डी, ये पूरा डी है ये लेंथ, राइट। और ये एंगल थीटा है, तो ये जो हाइट है ये डी कॉस थीटा हो गया, और टोटल हाइट जो है, टोटल जो यहाँ पर से लेंथ है ये डी है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डी माइनस डी कॉस थीटा, ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से एच इसको हम लिख रहे हैं। सो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, सो मान लो ये पोजीशन ए ले लेते हैं, इस पोजीशन को बी ले लेते हैं। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, सो पहले तो हम लोग को क्या एंगल गया, कितना एंगल पे गया वो निकालना है। तो इस जगह पे जो फोर्सेस लग रहा है, इस पे एक फोर्स नीचे इसका वेट लग रहा है mg, राइट। लोड w लिखा हुआ है, चलो w ही ले लेते हैं। और इस पे एक टेंशन t है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट t cos थीटा हो गया, और इधर जो कंपोनेंट है वो t sin थीटा हो गया। सो बेसिकली t cos थीटा इज इक्वल टू, ये W के बराबर हो गया, राइट। और इससे, और टी साइन थीटा हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसकी वजह से नीचे ये इधर आ रहा है ना। सो अब अगर हम लोग बात करें कि तो यहाँ पे जो नेट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो ए पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट पे अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए यहाँ पे 0 है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एट बी जो है यहाँ पे एम जी एच होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी 0 हो जाएगा। तो हाफ एम को हम लोग बेसिकली W बाई जी लिख सकते हैं, मास, क्योंकि वेट क्या है, वेट mg के बराबर है, तो m इज इक्वल टू W बाई जी हो जाएगा। इसको रिप्लेस कर लेते हैं m को W बाई जी से, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू W बाई जी इंटू जी इंटू h का जो वैल्यू है हम लोगों ने देखा है d माइनस डी कॉस थीटा है। सो देखो ये W बाई जी है और ये W बाई जी है, इसको कैंसिल कर लेंगे, d को बाहर कर लेंगे, जी डी 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। सो v नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी डी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग जी डी 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, v नॉट स्क्वायर बाय 2 जी डी और इज इक्वल टू 2 जी डी की जगह 4 जी डी कर लो, v नॉट स्क्वायर बाय 4 जी डी, एक 2 यहाँ पे भी है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इससे हमारा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ v नॉट स्क्वायर बाय 4 जी डी रेज टू द पावर 1 बाई 2। तो ये हमारा
थीटा बाई 2 का वैल्यू हो गया। तो थीटा अगर निकालना होगा तो यही 2 को इधर लेके चले जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स दिस। तो ये हम लोग को फर्स्ट केस में एंगल निकालना था। सेकंड केस में हम लोग को कह रहा है कि एंगल इज 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और डी का वैल्यू 5 मीटर। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड? तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग थीटा का वैल्यू डाल लेंगे और हम लोग इनिशियल स्पीड v नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन और कल करेंगे और उसके बाद पावर का पोर्शन करके कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर द डे ना। बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank